मोदी पाकिस्तान, चीन और तुर्की का इलाज कराए, उधर मुनीर ने तख्ता पलट कर भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से और ब्रह्मोस के काम से घबराए पाकिस्तान के लिए मोदी प्रोजेक्ट विष्णु ले आए हैं। ये क्या है, इसके बारे में बताऊं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटे, उधर पाकिस्तान में फिर से हड़कंप मच गया। वहां पर मीटिंग होने लगी है। चीन और तुर्की को भी पाकिस्तान ने मीटिंग के लिए बुला लिया। नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे में पाकिस्तान, चीन, तुर्की तीनों का एक साथ इलाज करके वापस लौटने का काम किया। अब तीनों ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्हें निपटा रहे हैं उसमें वो मोदी से बचें कैसे, और इसके लिए फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर को और ताकत दी जा रही है। असीम मुनीर के बारे में हमने कल आपको बताया था कि वो तख्ता पलट करने वाला ही है। असीम मुनीर के बारे में खबरें हैं कि वो जरदारी को हटाकर किसी भी वक्त पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। असीम मुनीर ने राष्ट्रपति वाली पावर एक तरह से ले भी ली है भाई, क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप के साथ लंच करना हो तो मुनीर जाता है, तुर्की जाना हो तो मुनीर जाता है, ईरान जाना हो तो मुनीर जाता है, और अब तो मुनीर श्रीलंका जा रहा है। यानी पाकिस्तान का राष्ट्रपति घर पे बैठा है और उनका सेना प्रमुख घूम रहा है दुनिया में, और वहां श्रीलंका में क्या करने वाला है सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा। मुनीर ही पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बन चुका बॉस अनऑफिशियली। यहां लोग पाकिस्तान में तख्ता पलट की बातें करते रह गए, मुनीर ने एक तरीके से इंटरनली तख्ता पलट कर दिया। कल ही पाठशाला में हमने आपको बताया था कि किस तरह असीम मुनीर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट करके आतंकियों की सरकार बनाने का पूरा प्लान फाइनल कर दिया। हालांकि अभी तक पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ नहीं है ऑफिशियली, लेकिन असीम मुनीर तो अभी से पूरे राष्ट्रपति टाइप बिहेव कर रहा है भाई। जो काम पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को करना चाहिए, इन दिनों वो सारे काम असीम मुनीर कर रहा है भाई। अमेरिका का दौरा हो, राष्ट्रपति के साथ लंच हो, अब असीम मुनीर श्रीलंका जा रहा है और पूरे शाही तामझाम के साथ। और ये किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर खड़ा है। विदेशी कर्ज पर उसके खर्चे चल रहे हैं, लेकिन असीम मुनीर अलग ही दुनिया में जी रहा है। आप देखिए असीम मुनीर के श्रीलंका दौरे के लिए क्या क्या शाही इंतजाम किए गए। असीम मुनीर की श्रीलंका यात्रा किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह प्लान की गई है। 20 जुलाई को असीम मुनीर स्पेशल प्लेन से श्रीलंका जाएगा। श्रीलंका पहुंचने पर मुनीर का सेरेमोनियल बाइक एस्कॉर्ट के साथ स्वागत होगा। 3 दिन की यात्रा में असीम मुनीर हेलीकॉप्टर से आलीशान जगहों की सैर करेगा। मुनीर हेलीकॉप्टर पर श्रीलंका के मशहूर सिगिरिया रॉक किले और एडम्स पीक के ऊपर भी उड़ान भरेगा। यानी मुनीर इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहां गया हो या जा रहा हो। मुनीर ऐसे समय में विदेशी दौरे कर रहा है जब पाकिस्तान ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की विदेश यात्राओं और आलीशान होटल्स में ठहरने पर बैन लगाया हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार का आदेश सेना पर लागू नहीं होता, या फिर मुनीर ऑलरेडी इस तख्ता पलट कर चुका और वो अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, कोई उसको बोलने वाला नहीं है। पाकिस्तान में असीम मुनीर पहले से ही ताकतवर था, अब उसे ताकत के और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी की मार खाने से भी बचना है। नरेंद्र मोदी आज ही विदेश से लौट कर आए हैं और विदेश में पीएम मोदी ने इस बार पाकिस्तान का ही नहीं, पाकिस्तान के सारे दोस्तों का अच्छे से इलाज किया। नरेंद्र मोदी को विदेश में भर भर के अवार्ड मिले, उनका सम्मान हुआ। चीन जैसे दुश्मनों के लिए बड़ा झटका है ये, क्योंकि जिन देशों से पीएम मोदी को सम्मान मिला वो एक वक्त चीन को सलाम ठोकते थे, लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत का जलवा मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे में जिस तरह से चीन, पाकिस्तान, तुर्की को निपटाया, उससे इन तीनों देशों में हड़कंप मच गया। इसलिए अब ये तीनों देश मिलकर नई खिचड़ी पकाने में जुट गए। पहले चीन की एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गैंग ने पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने का काम किया। वांग की अगुवाई में चीन के रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में पाक एयरफोर्स के चीफ जहीर अहमद के साथ लंबी बैठक की, और कल तुर्की के विदेश मंत्री ऑफिशियल विजिट पर इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर नया प्लान बनाने में जुट गए। ऐसा लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 लॉन्च कर दिया तो पाकिस्तान को मार खाने से बचाना कैसे। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, उससे पाकिस्तान और चीन भी कांप रहे हैं। लेकिन अब भारत के प्रोजेक्ट विष्णु से भारत के दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत ऐसी स्वदेशी मिसाइल बनाने जा रहा है जो ब्रह्मोस से भी कई गुना खतरनाक है। और इसकी खूबियों को जानने के बाद पाकिस्तान, जो अभी ऑलरेडी बाप बाप कर रहा है, सोचिए उसका क्या होगा। क्योंकि इस ऑपरेशन विष्णु या प्रोजेक्ट विष्णु के पूरा होने के बाद भारत की मिसाइल पावर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। प्रोजेक्ट विष्णु पर भारतीय सेना के लिए हथियार तैयार करने वाला संगठन डीआरडीओ तेजी से काम भी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 अलग अलग तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज होंगी कि पूरे एशिया में पावर बैलेंस चेंज करने का दम रखेंगी। डीआरडीओ जल्दी ही ETLD-HCM
यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने शुरू करने वाला है। इन मिसाइल्स की रफ्तार मैक 8 यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा। इसकी मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को कुछ ही मिनट में टारगेट किया जा सकता है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर होगी, यानी ये पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को टारगेट कर सकेगी। इन मिसाइल में एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम होगा, जिसकी मदद से मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी बीच रास्ते इसका टारगेट बदला जा सकेगा। खास बात यह है कि इन मिसाइल को कहीं से भी, यानी मोबाइल लॉन्चर, एयरक्राफ्ट या फिर नेवी के वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत सिर्फ हमला करने वाली ही नहीं, बल्कि इंटरसेप्टर मिसाइलें भी बनाई जाएंगी, जो दुश्मन की क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर देगी। इतनी घातक मिसाइलें तैयार करके भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को जिससे मीटिंग है करनी है कर ले, मुनीर को जितना राष्ट्रपति जैसा नौटंकी करना है कर ले। भारत भैया तैयारी कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करना पड़ सकता है, और फिर ठोकना पड़ेगा तो फिर कायदे से ठोकेंगे। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको रोज की तरह बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। बॉस, ना बांग्लादेशी बचेंगे ना रोहिंग्या। राहुल, ओवैसी और मोदी विरोधी गैंग की कोर्ट में कैसे धज्जियां उड़ गई, आज आपको इसका चैप्टर दिखाऊंगा। बिहार में वोटर सर्वे पर कोर्ट में आज वो हुआ कि बंगाल में ममता और यूपी में अखिलेश दोनों घबरा गए होंगे। वो कंप्लीट चैप्टर आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो बताएगा कि राहुल प्लस इंडी का कौन कौन सा झूठ सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया। कागज नहीं दिखाएंगे गैंग को झटका, पूरे देश में ऑपरेशन क्लीन शुरू होने वाला है क्या, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा दिल्ली में देर रात टीम मोदी की वो रिपोर्ट आ गई जो कह रही है कि केजरीवाल तो गए, अब इनकी वापसी कैसे होगी। 3 घंटे की बारिश में सड़क को स्विमिंग पूल से चांद के क्रेटर तक बना देने वाले महानुभावों की क्लास भी लगेगी आज। इसके अलावा पीएम मोदी पाक, चीन, तुर्की का इलाज कराए। उधर मुनीर ने तख्ता पलट भी कर दिया क्या। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से और ब्रह्मोस के काम से घबराए पाकिस्तान के लिए मोदी कौन सा प्रोजेक्ट विष्णु ले आए हैं, आज आपको दिखाऊंगा। इधर कांवड़ यात्रा शुरू हुई, उधर शिव भक्तों के खिलाफ माहौल बनाने वाला सिस्टम भी कैसे एक्टिव हो गया है, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। कहीं हंगामा, कहीं थूकने की घटना, कहीं नीले ड्रम वाली कांवड़, सारी ऐसी तस्वीरें लेकर आया हूं जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी बताएगी और हैरान भी कर देगी। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन जल्दी से, उसके बाद पहला चैप्टर। धर्मांतरण रैकेट के सरगना छांगुर बाबा के अवैध ठिकानों पर आज तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। यूपी के बलरामपुर में पुलिस की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर बनी कोठी को जमींदोज कर दिया गया। दूसरी तरफ आज ही यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा और नसरीन 7 दिनों को उनको कस्टडी में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक जांच में 100 करोड़ की संपत्ति और विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन शुरू किया है। ईडी ने विजय देवरकोंडा, राणा दुगुबत्ती और प्रकाश राज समेत 29 सेलिब्रिटीज को नोटिस भेजा है। इन सभी पर बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। ईडी ने कार्रवाई हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के बाद शुरू की। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक और राज्य मंत्री संजय शिरसाट को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। पिछले कुछ समय से होटल और प्लॉट खरीद के मामले में विपक्ष शिरसाट पर आरोप लगा रहा था, जबकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की थी। पूरे मामले पर मंत्री शिरसाट ने कहा है कि आयकर विभाग अपना काम कर रहा है, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। बिहार के आरा में कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चला दी। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए, जबकि मारपीट में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव के लिए सम्मान समारोह रखा गया था। इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में बहस हुई, फिर मारपीट हो गई। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह 9:04 पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप के झटके करीब 10 सेकंड तक रहे। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में बताया गया और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। कई जगहों पर भूकंप से डरकर लोग घरों और दफ्तरों से बाहर भागते दिखे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। ना बांग्लादेशी बचेंगे ना रोहिंग्या। राहुल, ओवैसी और मोदी विरोधी गैंग की कोर्ट में कैसे धज्जियां उड़ गई, आज आपको बताने जा रहा हूं।
बिहार में वोटर सर्वे पर कोर्ट में आज वो हुआ कि बंगाल में ममता और यूपी में अखिलेश घबरा गए होंगे। वो कंप्लीट चैप्टर जो बताएगा कि राहुल प्लस इंडी का कौन सा झूठ सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा गया, और कागज नहीं दिखाएंगे गैंग को बड़ा झटका। अब पूरे देश में ऑपरेशन क्लीन शुरू होने वाला है क्या? सबसे पहले इसकी बात करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे मोदी विरोधी गैंग की आज कोर्ट में धज्जियां उड़ गई बॉस। क्या राहुल गांधी, क्या तेजस्वी यादव, क्या ओवैसी, सब लगे हुए थे कि चुनाव आयोग तो नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रहा है। मोदी चुनाव के रिजल्ट चुरा ले रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में इसी वजह से वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें कही जा रही। वोटर लिस्ट रिवीजन को रुकवाने के लिए इंडी गठबंधन और मोदी विरोधी गैंग ने भाई साहब पूरा हाथ पैर मार दिया, बिहार बंद कर दिया, माहौल बनाया, प्रेशर पॉलिटिक्स में कोर्ट चले गए। लेकिन हुआ क्या कोर्ट जाकर? इंडी गठबंधन और मोदी विरोधी गैंग बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के अभियान को रोक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इंडी गठबंधन को झटका दे दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के अभियान को रोका नहीं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हम उसके काम को नहीं रोक सकते। मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। उससे पहले 21 जुलाई को चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करना है, फिर याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का मौका मिलेगा। यानी पहला बड़ा झटका तो इनको यह लग गया कि इलेक्शन कमीशन जो काम बिहार में कर रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से ही मना कर दिया कि नहीं, यह काम तो चलता रहे। लेकिन यह तो सिर्फ एक झटका आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े झटके लगे हैं, धज्जियां उड़ी हैं इनके झूठ की आज कोर्ट के अंदर। जब तक सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई होगी तब तक चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन का काम निपटाकर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार भी कर चुका होगा। चुनाव आयोग अपना काम जैसे कर रहा है वो वैसे करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में इंडी गठबंधन को झटका तो लगा, लेकिन हमेशा की तरह इंडी गठबंधन इसे अपनी जीत बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंडी गठबंधन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? कोर्ट में आज आधार कार्ड को लेकर क्या गर्मा गर्म बहस हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बड़ी बड़ी बातें कही अपने फैसले में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। क्यों ममता बनर्जी बंगाल में घबराई होंगी, क्यों अखिलेश यूपी में घबरा रहे होंगे। क्या पूरे देश में ये जो फर्जी वोटर हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी टाइप के, इन सब का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो रहा है क्या? ये सब आज आपको बताऊंगा। बिहार की पब्लिक क्या कह रही है दिखाऊंगा, लेकिन आज जो हुआ उसकी एक झलक देखिए। बंगाल में बहुत फर्जी वोटर भी है और घुसपैठिया भी वोटर लिस्ट में नाम है। बिहार में जो हो रहा है बंगाल में भी होना चाहिए। बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी, बिहार या देश के अंदर की राजनीति को प्रभावित न करे। भाजपा जो प्लान किया था वोटर लिस्ट में स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन का, बंगाल इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ना सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर वेरिफिकेशन से रोका, ना सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के तरीके को बदला, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी जीत हो गई, चुनाव आयोग की हार हो गई। यह अलग ही लेवल का इनका काम चलता है। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल इसे लोकतंत्र के लिए राहत की बात बताने लगे। आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने कहा कि यह फैसला अंधेरी गुफा में रोशनी की तरह है। जरा सुनिए मनोज झा को, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनकी बत्ती गुल हो गई है जिनको रोशनी दिख रही है अंधेरी गुफा में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को स्पष्ट शब्दों में कहा, प्राइमा फेसाई वी बिलीव दैट यू मस्ट लुक एट द इंक्लूजन ऑफ आधार, EPIC एंड राशन कार्ड इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू सॉलिसिट। तो मैं समझता हूं कि ये एक सच कहूं तो जो अंधी गुफा थी उसमें रोशनी का थोड़ा सुराग। चुनाव आयोग के खिलाफ इंडी गठबंधन की जो 9 पार्टियां याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, पहले जरा उनके बारे में सुनिए कि कौन कौन था उसमें। कांग्रेस गई, बिहार में इनका डब्बा गोल है, लेकिन ये दौड़े दौड़े बिहार में चले गए, सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए कि देखिए सर बिहार में क्या हो रहा है। आरजेडी चलिए बिहार में, CPI CPM ML ये भी कुछ बिहार में कमाल नहीं कर पाते। JMM झारखंड की पार्टी मूल तौर पर, और TMC भी चली गई भाई। TMC बंगाल की पार्टी बिहार के लिए लड़ाई लड़ रही। NCP सुप्रिया सुले, शरद पवार वाली पार्टी। DMK बताइए, DMK चली गई है बिहार के लिए बात करने। शिवसेना, उद्धव गुट और समाजवादी पार्टी, इन सारी पार्टियों के नेता सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिनमें से कईयों का तो बिहार के पॉलिटिक्स से कोई लेना देना भी नहीं है।
वो भी उठ के चले गए कि ना हम भी आएंगे साथ में, चलो ना हम सब लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि इन सब को दिख रहा है ये जो ऑपरेशन क्लीन चल रहा है ये अब रुकेगा नहीं बॉस। ये देश भर में ये जो फर्जी वोटर का मामला चल रहा है ना, ये अब नहीं चल पाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट पर मचे बवाल पर सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, कोर्ट ने कहा कि 3 सवाल हैं जो उन्हें अहम लगते हैं। पहला सवाल, क्या चुनाव आयोग के पास ऐसी स्पेशल मुहिम चलाने का अधिकार है या नहीं। दूसरा सवाल, इस पूरी प्रक्रिया को करने के तरीके को लेकर है। और तीसरा सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है। इन तीनों सवालों में जो पहला सवाल है उस पर तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग के पास ऐसी मुहिम चलाने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। सिर्फ अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार। पहले सवाल पर चुनाव आयोग ने दलील दी, अपनी बात रखी और चुनाव आयोग ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का अधिकार नहीं है तो फिर किसके पास है भाई। अगर चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है तो फिर किसी और संस्था को तलाशना होगा। भाई चुनाव कराएगा चुनाव आयोग, अब वोटर लिस्ट रिवाइज करेगा क्या कोई दूसरी एजेंसी आके करेगी क्या होनोलुलु से। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर एक विवाद उसकी टाइमिंग को लेकर खड़ा किया गया। यह कहा जा रहा है कि चुनाव में इतना कम वक्त बचा है तब चुनाव आयोग ये अभियान क्यों छेड़ रहा है, ये तो पहले करना चाहिए था। यह मुद्दा भी आज सुनवाई के दौरान आया और इस पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बस समय को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जनसंख्या की गणना 1 साल का समय लेती है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि लेकिन ये तो पूरे देश के लिए होता है ना बॉस। कोर्ट ने कहा कि लेकिन इतनी जल्दी क्यों है, 30 दिन में ये होगा, 30 दिन में वो होगा। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि कुल 90 दिन है, 30 दिन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा, छूटे हुए लोगों को लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बारे में संदेह है कि आप समय सीमा के भीतर सब कुछ पूरा कर पाएंगे या नहीं, आप प्रैक्टिकली सोचिए। चुनाव आयोग ने कहा कि आप अगस्त के पहले हफ्ता में सुनवाई रख लीजिए, तब तक सारी बात क्लियर हो जाएगी कि हम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 60% लोगों ने अब तक फॉर्म भर के दे भी दिया है और अभी तो 15-16 दिन हुआ, अभी बाकी का टाइम बचा हुआ है। अब तक आधे फॉर्म को अपलोड भी कर दिया गया है। करीब 5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। आयोग ने कहा कि आजाद भारत में इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें हर डॉक्यूमेंट अपलोडेड मिलेगा, जिससे पूरे देश को जानकारी रहेगी और ऐसा सिस्टम बनाने से हर बार इस तरह के अभियान को चलाना भी नहीं पड़ेगा। यानी समय की भी कोई दिक्कत नहीं है। यह बात भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखी। भाई चुनाव आयोग कह रहा है हमको ना कराना है, भाई हम करा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं, हम सिस्टम लगा रहे हैं, आधा काम ऑलरेडी कर चुके 60% से ज्यादा। और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि भाई जज साहब आप देख ना लीजिए, अगस्त में देखिए, नहीं करके दिखाएंगे तो बोलिएगा। चुनाव आयोग ने भी बता दिया कि वो ऐसा एक बार में सिस्टम बनाना चाह रहा है जिससे आगे कभी दिक्कत ही ना हो। भाई सब ऑनलाइन रहेगा, चेक कीजिए, देख लीजिए कि ये ठीक आदमी है कि नहीं जो वोटर लिस्ट में है कि नहीं। यानी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ये बात बार बार कह रहा है कि वो बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन तय समय पर कर लेगा, टाइम को लेकर दिक्कत नहीं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था वो ये था दस्तावेजों का। उसमें भी चुनाव आयोग ने मजबूती से अपना पक्ष रखा और यह कहा कि 2003 में सिर्फ 3 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे थे, अब तो 11 कर रहे हैं बॉस। तो 2003 में जब लास्ट रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन, तो 3 डॉक्यूमेंट में लोग साबित कर पा रहे थे कि वो भारत के नागरिक हैं और उनको चुनाव आयोग को वोट देने का अधिकार देना चाहिए, उनका अधिकार है। 3 डॉक्यूमेंट में हो जा रहा था, अब 11 डॉक्यूमेंट में नहीं कर पाएंगे। विपक्ष हालांकि माहौल बना रहा है कि लोग डॉक्यूमेंट कहां से लाएं, लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पूरा सच क्या है आज हम आपको बताएंगे। नवभारत की टीम ने पटना में वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव का जायजा लिया, तो वहां वेरिफिकेशन करवाने वाले और वेरिफिकेशन करने वाले सभी लोगों ने एक ही बात कही कि कोई दिक्कत ही नहीं है, सब एकदम बढ़िया स्मूथ चल रहा है। भाई सुनिए, पब्लिक खुद कह रही है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। मांगा जा रहा है वो हो ही नहीं, कोई नहीं, एक है ही, एक ना एक कोई है ही, एक ना एक मिल ही जा रहा है। हाँ। कोई दिक्कत तो उसमें नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि कोई नाम काटने के लिए साजिश हो रहा है कि लोगों का नाम काट दिया जाएगा, ऐसा लगता है? वो ऐसा तो हमको नहीं पता लगता है, अब क्या है आगे हमको इतना प्रोसेस न मालूम है। बस हमने जो फॉर्म मिला है भर दिया, हो गया बात। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या रहेगा? ठीक चल रहा है सर, अच्छा कहा जा रहा है कि पूरा नहीं होगा। आप लोगों का जो क्षेत्र में जितना तो अभी जोरों पर है, काम हो रहा है अच्छे से जी। ये लगता है कि समय से ये पूरा कर लिया जी जाए? हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, सारे लोग टीम लगी हुई है, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। मतलब काम लग रहा है कि पूरा हो जाएगा समय काम तो हम लोगों का पूरा हो जाएगा। ये जो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे, लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है आप लोगों को? ग्राउंड पे आप लोग काम कर रहे हैं?
हम लोग को तो नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। क्या डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वो है आपके पास? हाँ है ना? है, जमा कोई भी कर- दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, कोई दिक्कत ये नहीं आ रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब कुछ एकदम फ्लेक्सिबल है, सब कुछ अच्छे से हो गया, डॉक्यूमेंट भी था, जमा भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आपको लगता है हो रहा है कि कराने में वेरिफिकेशन? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप भी आए हैं कराने? हाँ अच्छा, आप डॉक्यूमेंट दे दिए? हाँ जमा कर रहे हैं। कर दिए। कोई दिक्कत? कोई नहीं, तरह का? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो है अवेलेबल? हाँ सब वेरीफाई है मेरे पास। अब आप देख रहे हैं, जिसको वोट डालना है उसको वेरिफिकेशन से दिक्कत नहीं है, जो वो वेरिफिकेशन कर रहा है वो कह रहा हम कर देंगे। खाली सारी दिक्कत जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को हो रही। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक विवाद यह भी है कि चुनाव आयोग वेरिफिकेशन के दौरान जो 11 दस्तावेज मांग रहा है उसमें वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को नहीं जोड़ रहा। इसी को लेकर बहुत विवाद भी हो रहा है। आज सुनवाई के दौरान भी यह बात सामने आई और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा। आयोग की तरफ से कहा गया कि मतदान का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है ही नहीं, यह तो केवल एक पहचान पत्र है कि भाई आप कह रहे हैं कि यह सुशांत सिन्हा का आधार कार्ड है, तो सुशांत सिन्हा का आधार कार्ड सिर्फ यही बताता है कि ये जो आदमी आधार कार्ड लेके खड़ा है यही सुशांत सिन्हा है, क्योंकि सुशांत सिन्हा के जो 10 फिंगर हैं, 10 उंगलियां हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स आधार के डेटा में मौजूद हैं, जो आंखों का डिटेल है वो मौजूद है। यू आर यू, आप वही हैं जो आधार कार्ड में दिख रहे हैं, इसका बस पहचान पत्र है आधार कार्ड, वो नागरिकता का नहीं है। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसके पास आधार कार्ड हो वो भारत का नागरिक ही हो। आधार कानून के तहत एक पहचान पत्र है, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसका मतलब है कि मैं हूं, आप हैं। यह दस्तावेज ऑथेंटिकेशन के लिए यह दर्शाता है कि यह मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूं। हर दस्तावेज का एक उद्देश्य होता है। जब चुनाव आयोग ने आधार को लेकर अपनी दलीलें रख दी और बाकी दलीलें भी कोर्ट ने सुन ली, उसके बाद कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स को लेकर कहा कि हमारे मुताबिक न्याय के पक्ष में चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया कि नहीं आपको इसको रखना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रखने पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन 3 दस्तावेजों को शामिल करना है या नहीं करना है यह चुनाव आयोग को तय करना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर आयोग इन दस्तावेजों को शामिल नहीं करता है तो अगली सुनवाई में हमको बताए कि क्यों नहीं करना चाह रहा है, इसको लेकर क्या दिक्कत है। हालांकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो इसे चुनाव आयोग के विवेक पर छोड़ दें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सब अपनी बहस को 28 जुलाई के लिए बचा के रखें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात क्लियर कर दी कि ये जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है वो संवैधानिक तरीके से कर रहा है, संविधान में उसको यह अधिकार मिला है कि वो करें। तो जो लोग कल बिहार बंद कर रहे थे, राहुल गांधी लाल संविधान की एक कॉपी लहरा रहे थे कि जैसे संविधान की हत्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई चुनाव आयोग सब संविधान के तहत कर रहा है, तो वो तो झूठ पकड़ा गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि भाई इनको अधिकार मिला है, ये जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखा है कानून में कि नहीं ऐसे ही करना होगा। तो तरीका गलत है, यह भी मामला पकड़ा गया, झूठ बोल रहे थे ये लोग। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो सुझाव दिया है उसी को लेकर इंडी गठबंधन जश्न मना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में मानने के लिए कह दिया कि चुनाव आयोग के लिए झटका। मानने कहां कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पर विचार कीजिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, और नहीं मानिएगा तो बता दीजिए कि काहे नहीं मानिएगा। बस टीएमसी के नेता कुणाल घोष को सुनिए कैसे ये लोग जो है वो जबरदस्ती का अपना जीत का जश्न मना रहे हैं। भाजपा जो प्लान किया था वोटर लिस्ट में स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन का, मिसयूजिंग द इलेक्शन कमीशन, वो अभी तो बिहार, लेकिन उसका टारगेट तो बंगाल है, लेकिन बंगाल इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो आज जो है हम लोग पूरा, हमारा लॉयर्स है वो देख रहे हैं, हमारा टॉप लीडरशिप देख रहे हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन कोर्ट में है। इसी आधार पर बीजेपी भी माहौल बना रही है कि जैसा अभियान बिहार में हो रहा है वैसा बंगाल में भी हो। सुनिए शुभेंदु अधिकारी अब क्या कह रहे हैं। बंगाल में बहुत फर्जी वोटर भी है और घुसपैठिया भी वोटर लिस्ट में नाम है, उसको क्लींच कर देना चाहिए। और जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, खास करके कुछ बिहार, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना से लेकर बहुत एरिया में, उसमें ये होना चाहिए। बिहार में जो हो रहा है बंगाल में भी होना चाहिए।
भाई बिहार में जो हो रहा है वो बंगाल में भी होना चाहिए, नहीं वो होगा, ये मान के चलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि भाई ये कोई गैर संवैधानिक काम हो नहीं रहा। एक ही चीज पे सवाल उठा बस कि टाइमिंग, कि क्या इतने कम समय में हो पाएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कोई इस पूरी प्रक्रिया में कुछ गलत नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब बंगाल में होगा। बंगाल में तो अभी अगले साल चुनाव होना है। अब बंगाल में होगा तो भैया होगा बवेला, क्योंकि वहां तो ये तो आरोप लग ही रहा है कि भाई बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब घुस गए हैं, बहुत फर्जी वोटर आईडी बन गया, ये सब आरोप तो अब सुना बीजेपी ने कई बार लगाया। बीजेपी ये आरोप लगाती आई है कि इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाया हुआ है और इसलिए ये लोग वोटर लिस्ट की गहनता से जांच से डर रहे हैं। इसलिए बिहार से लेकर बंगाल तक बवाल हो रहा है। बिहार के बाद अगले साल बंगाल में ही चुनाव है और वहां पर भी ऐसा ही ऑपरेशन क्लीन शुरू होगा, ये मान के चलिए। इसी से इंडी गठबंधन में तनाव है। ये लोग जो दलीलें दे रहे हैं उसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नागरिकता की बात उठी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता को तय करने वाला होता कौन है, उसके पास यह ताकत नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी मुझ पे नहीं है, मुझे मतदाता सूची से हटाने से पहले चुनाव आयोग को यह दिखाना होगा कि उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो साबित करता हो कि मैं नागरिक नहीं हूं। मतलब मुझे नहीं साबित करना कि मैं नागरिक हूं या नहीं हूं, चुनाव आयोग बताए कि तुम नागरिक हो नहीं हो, यह देखो डॉक्यूमेंट। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मैं 1950 के बाद पैदा हुआ हूं तो मैं भारत का नागरिक हूं और अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो वो दस्तावेज पेश करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या चुनाव आयोग का यह काम नहीं है कि वो सुनिश्चित करे कि अयोग्य व्यक्ति वोट न डाल सके। इसके लिए नागरिकता की जानकारी लेनी जरूरी होगी कि नहीं होगी। भाई ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे बता देगा कि भाई कौन वोटर है, कौन नागरिक है कि नहीं है। तो बिना नागरिकता जाने वो किसी को भी कह देगा कि आओ आओ, तुम भी आओ, छगन है भुज्जन तुम भी आओ, सब अपना वोटर आईडी बनवाओ जाओ। जब नागरिकता चेक ही नहीं कर सकता इनके हिसाब से तो चुनाव आयोग पे फ्री में बांटे। फिर वोटर आईडी का मतलब क्या है जब नागरिकता ही नहीं चेक करनी है। तो जिसका मन आप बुलाइए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, होनोलुलु से भी बुला लीजिए, सबको बांट दीजिए। क्या ही इन लोगों का हिसाब है बॉस। कितनी खतरनाक दलीलें हैं ये कि लोग कह रहे हैं कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हम आ गए, हम पैदा हो गए भारत में, हम तो हो गए नागरिक, अब तुम बताओ कि नागरिक नहीं हो। गजब हिसाब है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की बातें कही जा रही है। जो कांग्रेस आज चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है ना, आप देखिए उसके राज्य में ऐसा कानून बना दिया गया था कि घुसपैठियों की मौज हो जाए। दरअसल देश में पहले से ही फॉरेनर्स एक्ट 1964 था जिसमें अवैध रूप से रह रहे व्यक्ति को खुद यह साबित करना होता था कि वो भारत का ही नागरिक है। लेकिन इंदिरा गांधी अवैध प्रवासी अधिकरण द्वारा निर्धारण अधिनियम 1983 नाम से एक एक्ट लेकर आई जो कि सिर्फ असम के लिए था। उस वक्त असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिए आंदोलन चल रहा था। इस बीच 1983 का एक एक्ट लाया गया। इस कानून में असम के अंदर नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता और पुलिस पर डाल दी गई कि आप बताइए कि यह नागरिक नहीं है। यह प्रावधान भी कर दिया गया कि शिकायतकर्ता भी वही होगा जो आरोपी के 3 किलोमीटर के दायरे में रहता हो। इस तरह के कानून की वजह से असम से घुसपैठियों को बाहर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि भाई जिस आप जाएंगे पूछेंगे तुम भारत के नागरिक हो, सबूत दिखाओ, वो कहेगा कि हम नहीं दिखाएंगे, तुम दिखाओ कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में 1983 के इस कानून को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि यह कानून अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर करने में सबसे बड़ी बाधा थी। आप सोचिए, असम के लिए इंदिरा गांधी ने ऐसा कानून पास करवा दिया था जहां नागरिकता साबित करने का भार उस व्यक्ति पर नहीं था जिस पर संदेह, बल्कि उस पर है जो यह कह रहा है कि यह भारत का नागरिक नहीं। जबकि जो भारत का नागरिक है उसके लिए कितना आसान है भाई, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा दे, लो देखो मैं भारत का नागरिक हूं। यहां उल्टे गंगा बहा दी गई कि ना तुम साबित करो कि भारत का नागरिक। तो क्या करें, उसका पाकिस्तान से जाके, बांग्लादेश से जाके उसका डॉक्यूमेंट लेके आए कि ना देखिए ये तो बांग्लादेशी है, ये तो रोहिंग्या है। यही बात कपिल सिब्बल आज बताइए 2025 में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। इस तरह के कानून के बाद तो कोई भी घुसपैठिया आपके देश में शरण ले लेगा, फिर आप साबित करते रहिए कि वो नागरिक नहीं है। लेकिन ये हो रहा है। और अब आप देखिए कि किस तरह से जो है ये पूरा मामला चला है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि बिहार में जो हो रहा है वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हां, 3 डॉक्यूमेंट लेगा चुनाव आयोग, नहीं लेगा अब ये आगे साबित होना है। 28 जुलाई को सुनवाई होगी, तब तक तो मुझे लगता है कि वो पहली लिस्ट बन भी जाएगी। पब्लिक भी कह रही कोई दिक्कत नहीं है, जिनको हंगामा करना है वो करते रहें। ये अभी बिहार में हो रहा है, फिर आगे भी सब जगह होगा ही होगा, मान के चलिए। लेकिन हंगामे की बरसात से अलग पाठशाला में अब अगली क्लास।
जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली में देर रात टीम मोदी की वो रिपोर्ट आ गई जो कह रही कि केजरीवाल तो गए, 3 घंटे की बारिश में सड़क को स्विमिंग पूल से चांद के क्रेटर तक बना देने वाले महानुभावों की क्लास लगाने का वक्त है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हारे 5 महीने हो चुके हैं और इन 5 महीनों में केजरीवाल इसी ताक में थे कि कब वो नरेंद्र मोदी से अपनी हार का बदला लें और नई सरकार को फेल बताएं, कब कुछ ऐसा हो कि केजरीवाल दिल्ली में अपनी वापसी कर सकें। इसलिए कल जैसे ही दिल्ली में बारिश हुई और सड़कों पर पानी भरा, केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के अरमान जाग गए कि यही मौका है केजरीवाल की वापसी करवा दें, क्योंकि उनके जमाने में दिल्ली का बारिश में बुरा हाल हो जाता था और इस बार भी यही होगा, ये लोग सोचे बैठे थे। लेकिन केजरीवाल जो सोच रहे थे उसका उल्टा हो गया। केजरीवाल के सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि इस मॉनसून की जो पहली तगड़ी बारिश हुई उसमें दिल्ली का वो मिंटो ब्रिज नहीं डूबा जो मिंटो ब्रिज हर बारिश में डूब जाता था। खुद केजरीवाल के जमाने में एक भी मॉनसून ऐसा नहीं गया, एक भी मॉनसून जब मिंटो ब्रिज के नीचे पानी ना भरा हो। ये देखिए तस्वीर 2024 तक की है, लास्ट केजरीवाल जब तक थे। और एक तरफ देखिए कल रात की तस्वीर, 3-4 घंटे झमाझम बारिश हो गई। मिंटो ब्रिज भी सोच रहा है कि अरे यार, वो पानी मुझसे मिलने आता था, यहां स्विमिंग पूल बनता था, वो कहां गया। लेकिन बीजेपी की नई सरकार आई और उसने मॉनसून का जो पहला बड़ा टेस्ट था कि मिंटो ब्रिज को बिना डूबे रख के बताओ तो मानेंगे, भाई उन्होंने करके दिखा दिया मिंटो ब्रिज। हाँ, अभी और कई जगह काम होने हैं, ऐसा नहीं कि सब एकदम परफेक्ट हो गया, लेकिन उनको आए हुए टाइम ही कितना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने पार करके दिखा दिया कि हम 5 साल रहेंगे तो करके दिखा दें। केजरीवाल और उनके पूरी टीम की प्लानिंग ही चौपट हो गई। दिल्ली में तगड़ी बारिश के बाद भी मिंटो ब्रिज के नीचे से ट्रैफिक स्मूथली चलता रहा। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरा ही नहीं। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसके वीडियो बनने लगे जिन्होंने आम आदमी पार्टी के जले पर नमक छिड़क दिया। इसके बाद तो दिल्ली में नई सरकार की पहली बारिश पर ऐसी जबरदस्त सियासी लड़ाई छिड़ गई जिसके बारे में आज आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो हुआ, पहले ट्रेलर तो देखिए। आज लग रहा है मेरे को कि हम 100 साल पीछे के युग में चले गए हैं। दिल्ली में तो हर जगह वाटर लॉगिंग हुई, कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। लगता है कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, मिंटो ब्रिज दिल्ली में जलभराव की समस्या का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। दिल्ली में बारिश हो और मिंटो ब्रिज अंडरपास ना डूबे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन इस बार कमाल हो गया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मिंटो ब्रिज की ही हैं। दिल्ली में कल इतनी जबरदस्त बरसात हुई लेकिन मिंटो ब्रिज अंडरपास में पानी नहीं भरा। कल बारिश से पूरी दिल्ली में जगह जगह जलभराव से ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन मिंटो ब्रिज के नीचे से गाड़ियां सरपट गुजरती रही। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। एक तस्वीर कल की है और दूसरी तस्वीर पिछले साल की। आप देखिए कि पिछले साल मिंटो ब्रिज के नीचे कैसे गाड़ियां डूब गई थी। बस डूब जाती थी भाई, ब्रिज के नीचे से गुजरना मुमकिन नहीं था। और कल इतनी जोरदार बारिश के बाद भी मिंटो ब्रिज के नीचे से गाड़ियां एकदम झमाझम चलती रहीं, कोई जल जमाव नहीं हुआ। मिंटो ब्रिज के वीडियो देखकर आम आदमी पार्टी को झटका तो जरूर लगा, जो उम्मीद लगाकर बैठी थी कि बारिश के पानी से भरे मिंटो ब्रिज की तस्वीरें वायरल करेंगे और बीजेपी की सरकार को घेर लेंगे कि टीम मोदी क्या ही कर रही है। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। मिंटो ब्रिज के वीडियो बनाकर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा कैसे आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, पहले एक बार देखिए, फिर आपको बताता हूं कि बीजेपी का अभी कौन सा चैलेंज बचा हुआ है। ये मैं आपको मिंटो ब्रिज का लाइव पिक्चर दिखा रहा हूं। बिल्कुल 1 इंच भी पानी नहीं है। ये बिल्कुल मिंटो ब्रिज के नीचे का पिक्चर है, 1 इंच भी पानी नहीं है। ट्रैफिक कितना स्मूथली निकल रहा है और पानी का भाव आपने देखा, पीछे से हम आ रहे थे तो भी पानी का भाव पूरा था। ये होता है कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, अगर एक काम के पीछे पड़ जाए तो सारे काम हो सकते हैं। ये हमने करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कहीं पानी भरा ही नहीं, लेकिन मिंटो ब्रिज एक आइकॉनिक तस्वीर है। मिंटो ब्रिज की तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि टीम मोदी इस मिशन के साथ काम कर रही है कि केजरीवाल जो जो बोलते थे या जो जो नहीं कर पाए वो हम करके दिखा सकते हैं, ये पब्लिक को मैसेज चला जाए। और ये मिंटो ब्रिज की तस्वीर वो मैसेज पब्लिक को दे रही है कि ना बॉस, ये टीम मोदी कर देगी लग रहा है।
दिल्ली का मिंटो ब्रिज, जिसे सबसे कुख्यात मॉनसून चोक पॉइंट कहा जाता है, वहां इस बार पानी नहीं भरा। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता मिंटो ब्रिज का नाम तक नहीं ले रहे। लेकिन दिल्ली में दूसरी जगहों पर हुए जलभराव के वीडियो दिखाकर दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। प्रवेश वर्मा के वीडियो के जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने फिरोज शाह रोड पर